नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। अमूमन इस देश में गांधी परिवार के किसी सदस्य के बारे में सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पहली दफा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कारोबार के बारे में अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल पूछ रहे हैं हरियाणा काडर के IAS अफसर अशोक खेमका, जो कि आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान है। स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल। कांग्रेस पार्टी का आरोप है खेमका साहब कि आप तमाम आरोप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंजिश की वजह से रॉबर्ट वाड्रा पे मर रहे हैं, कि आपका एजेंडा पॉलिटिकल है, सोनिया गांधी आपकी टारगेट है, इस वजह से आप रॉबर्ट वाड्रा पे एक के बाद एक गोली चला रहे हैं। राहुल, ये हास्यास्पद लांछन है मेरे ऊपर। मैंने जो भी किया अपनी ड्यूटी के दौरान किया, बगैर भय एवं लालच के। मैंने कई भूमि के घोटालों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की। चूंकि इस एक पर्टिकुलर कंपनी, एक विशेष कंपनी जिसमें रॉबर्ट वाड्रा जी की 99% भागीदारी थी और उनकी माता जी की 1% भागीदारी थी, उनका केस भी मेरे सामने आया। तो जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने निभाई, किसी को टारगेट नहीं बनाया। हरियाणा सरकार एक सवाल पूछती है, वो कहती है कि अगर दो बिजनेसमैन आपस में कोई डील करते हैं और एक बिजनेसमैन किसी भी वजह से दूसरे बिजनेसमैन को सस्ते में लैंड दे देता है या बहुत महंगे में उससे खरीद लेता है, तो इसमें कोई घोटाला नहीं है। दो कारोबारी आपस में किस तरह से कारोबार करते हैं वो उनकी मर्जी है, आप रॉबर्ट वाड्रा पे सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, ये गलत है। देखिए, जो एक अंग्रेजी में एक प्रिंसिपल है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे सौदे का कारोबार होना चाहिए। और ये छोड़िए, मैंने अपनी रिपोर्ट में चैप्टर 6 में जो कानून की उल्लंघना हुई है उन सब का मैंने उल्लेख किया है। और नैतिक मूल्यों पर भी वो खरा नहीं उतरता और कानूनी स्तर पर भी वो सौदा खरा नहीं उतरता। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत मसला आपके चैनल पर नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी, चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा कि आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमेंट्स दें, अपनी मंत्रणा दें, क्योंकि इंक्वायरी में मुझे शामिल नहीं किया गया। मैंने अपनी मंत्रणा दी, उस पर अपनी जांच करके अपनी मंत्रणा दी और उसमें कई कानूनन उल्लंघना पाया और कई नैतिक स्तर पर देखा कि देश के धन का लूट हुआ है, जो गरीबों का धन है। देखिए, 50 करोड़ का जो फायदा एक झटके में हो गया, 50 करोड़ इस देश की 50 लाख परिवारों की एक दिन की रोजी रोटी है। अगर मैं अपना धर्म नहीं निभाता राहुल, तो मैं शायद रात को सो नहीं पाता कि मैंने शायद लोगों के संग दगा किया है, अपना धर्म नहीं निभाया है। मैंने अपना यहां पर धर्म निभाया है। और मैं आपको बड़े सोच समझ के कह रहा हूं राहुल कि ये निर्णय आसान नहीं था। मुझे पता था कि मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेगी। मेरे लिए उस आदेश के बाद मेरे दिन बहुत अच्छे नहीं है। क्यों? कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस बात की अपेक्षा थी कि इस ऑर्डर को पास करने के बाद मुझे सरकार से माला पहनाई जाएगी। मैं इतना मूर्ख नहीं था, लेकिन मैं अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा था। दायित्व संविधान में, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कार्य करना चाहिए। मैं अपना कार्य निष्काम भाव से कर रहा था। मैं बगैर भय और लालच के अपना काम कर रहा था। मैंने कोई पाप नहीं किया है और मैं चाहता हूं कि मुझे अपने दायित्व निभाने के लिए मुझे अशांति ना दी जाए। आपने अपने तबादले पर सवाल उठाया। आपने कहा कि चूंकि आपने वाड्रा पे तहकीकात की, इस वजह से आपका तबादला हो गया। हरियाणा सरकार अपने बचाव में कहती है कि 22 साल के आपके करियर में खेमका साहब 44 बार आपका तबादला हुआ है। तो आपको तबादले की आदत है, आप हर जगह जाके कोई ना कोई पेच फंसा देते हैं और आपका तबादला हो जाता है। नहीं राहुल, ये बात सत्य नहीं है। अगर आप चैप्टर 5 मेरी रिपोर्ट की पढ़े, मैंने पिछले 4 तबादलों के कारण बताए हैं। 44 तबादले हर सरकार में मेरे हुए हैं 22 साल की नौकरी में। क्या आपको यह द्योतक नहीं है इसका कि भाई क्यों तबादले होते हैं? सरकार कारण बताए आकर के। कोई तबादला मैंने अपनी रिक्वेस्ट से तो नहीं कराया। तबादला किसी सरकार में ऐसा नहीं था कि इस सरकार के संग मेरी अच्छी जमी, इस सरकार के संग गंदी जमी, मैं इस नेता के संग जुड़ा हूं, उस नेता के संग जुड़ा हूं। यह बात बिल्कुल सर्वथा गलत है राहुल। मैंने अपना कर्तव्य अपने करियर में बराबर निभाया है। और एक बात मैं चूंकि ये प्रश्न उठा था, तो पिछले 4 तबादले जो मेरे 1 साल में हुए, वो तबादले क्यों हुए मैंने रिपोर्ट में लिखा है। बताइए। देखिए, जो पहला तबादला था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एक कर्मचारी था
जिसको डिसमिसल किया गया था, उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया था, 22 लाख रुपए का उसने गबन किया, उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है। दबाव डाला गया कि बगैर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के आप उसको नौकरी में वापस लें। मैंने कहा नौकरी पर ऐसे आदमी को वापस नहीं लिया जा सकता। अगर राज्य सरकार अपीलेट अथॉरिटी है तो राज्य सरकार के नाम से आदेश आए, और किसी का आदेश नहीं मानूंगा। तबादला हुआ, और ऐसा नहीं था मैंने उस महकमे में काम किया। 20 लाख खाते खोले गए, डेटाबेस में डाला गया, और 550 करोड़ 5 महीने की सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स डाली गई। जो डीबीटी स्कीम इस सरकार की जो नीति है, वो मैंने 2011 में उसको उस विभाग में अमल में लाया। आपके विरोधी कहते हैं कि अशोक खेमका इस मुगालते में है कि वही एक ईमानदार अफसर है, कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, जितनी भी मतलब ईमानदारी है वो सिर्फ खेमका में है। नहीं राहुल जी, ये आक्षेप है। देखिए, मैं नहीं कहता कि, मैं कभी नहीं कहता मैं ईमानदार हूं, मैंने कभी नहीं कहा, यह आपकी सोच है ना। मैं कहता हूं कि कोई बेईमान है। आप मेरा जज करिए, मेरे को आप जज करिए मेरे कार्यों से। कोई अगर सोचता है कि मैं सोचता हूं कि मैं ही सिर्फ ईमानदार हूं, बाकी सब ईमानदार नहीं है, तो उसकी सोच है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं ईमानदार हूं या मैं बेईमान हूं। आप ईमानदार नहीं है? देखिए, मैं नहीं कहता, ये आपके लिए है। आप ईमानदार हैं कि नहीं? आप अपने मतलब ईमान पे हाथ रख के बताइए। देखिए, मैं अपना काम, मैं कभी नहीं कहता कि मैं ईमानदार हूं या मैं बेईमान हूं। मैं अपना हर कार्य उस मुहूर्त में यह सोचकर करता हूं कि यह कार्य ना भय से हो प्रेरित हो, ना लालच से प्रेरित हो, यह निष्काम कार्य हो। क्योंकि हरियाणा सरकार यह कहती है कि 3 वरिष्ठ आईएएस अफसर बैठे, उन्होंने आपके आरोपों की जांच की और पाया कि आपके आरोपों में दम नहीं है, वाड्रा ने कुछ गलत नहीं। देखिए, वो 3 मेंबर जो आईएएस की कमेटी थी, उसमें जो चेयरमैन साहब थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे। 7 किस्म के भूमि घोटाले जो मेरे चैप्टर 4 पर लिखे हुए हैं, सारे कागज उन्हें सौंपे गए थे। 12 अक्टूबर को जो मेरी मुख्य सचिव को चिट्ठी थी, मुख्य सचिव ने कमेटी को कहा कि इनके सारे, इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनकी जांच करो। जांच करके वो देते तो सरकार कुछ उचित कदम लेती। इन्होंने कह दिया कि कोई कागज नहीं है, जनरल इशू है, सब जनरल बातें कर रहे हैं, ये हम किसी की जांच नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ वाड्रा का मुद्दा उठाया और वाड्रा को क्लीन चिट दे दी कि उन्होंने लाइसेंस बिल्कुल सही, सब कुछ उनके संग बिल्कुल सही हुआ। उस कमेटी में एक और अन्य सदस्य थे, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने 18 जनवरी 2011 को वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस रिन्यू किया। आपको सुनकर हैरत होगी कि जो सरकारी कमेटी ने जो रिपोर्ट के एनेक्शर्स दिए हैं, उसमें देखा गया कि वाड्रा की कंपनी ने तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई भी नहीं किया, वो तो डीएलएफ ने अप्लाई किया था। उस समय जमीन की बैनामा कर चुके थे, पोजीशन दे चुके थे, 50 करोड़ एडवांस में प्राप्त कर चुके थे। तो फिर क्या औचित्य था कि उसको रिन्यूअल दिया जाता? उन्होंने कार्रवाई नहीं की जब उसको गलत लाइसेंस जारी किया गया दिसंबर 2008 में, और वो बैठे हैं मेरे कॉन्डक्ट को जज करने के लिए कि मैंने कैसे बता दिया कि वो गलत है। यानी कि कोई मुर्जिम है, उसको थानेदार ने पकड़ लिया, उसी थानेदार को पद से च्युत करके वो मुर्जिम जज की कुर्सी पर बैठ गया और वो निर्णय कर रहा है कि थानेदार ने मुझे गलत पकड़ा या सही पकड़ा। ये बताइए, क्या वाड्रा के खिलाफ ठोस सबूत है आपके पास? देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की है चैप्टर 6 में। ठोस सबूत या अठोस सबूत जो भी है, वो जब केस दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे ठोस सबूत लेकर के कोर्ट में जाए। और अगर नैतिक स्तर पर अगर लाइसेंस का मूल्य को अगर उसको ट्रांसफर किया गया है, तो यह भी नैतिक धर्म है कि वो पैसे भी वापस किए जाए। ये तो देश की संपत्ति है, किसी एक बिचौलिए को कैसे दिया जा सकता है वो देश की संपत्ति? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने आर्टिकल 143 संविधान के अनुच्छेद के तहत कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो कोल माइन हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, ये तो देश की संपत्ति है, देश के भले के लिए इनका प्रयोग होना चाहिए। लैंड लाइसेंस क्या है? लैंड लाइसेंस क्या होता है कि भाई आप इस भूमि का प्रयोग कैसे करेंगे? क्या कृषि के लिए करेंगे, क्या जंगल होगा, क्या पार्क होगा, क्या वाणिज्यीकरण होगा या रिहायशी होगा? स्टेट इसका निर्णय कानून के तहत करती है।
अगर उसी भूमि का अगर वो कृषि योग्य है, अगर आप वाणिज्यिक कर दो तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लाइसेंस की कीमत होती है, लाइसेंस को कोर्ट कहती है आप ऑक्शन करिए, जो राजस्व मिलेगा वो जनता का होगा। लेकिन एक बिचौलिए के थ्रू अगर आप लाइसेंस को बेच देंगे एक्चुअल डेवलपर को, ना तो उपभोक्ता को उसका लाभ मिलेगा, ना जनता को लाभ मिलेगा, कोई और ले गया। ये इस चीज का पर्दाफाश किया कि जो बिचौलिए लाइसेंस की जो कीमत है उसको खा जा रहे हैं, उसका पर्दाफाश हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि हरियाणा सरकार किसी भी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लगी हुई है और कोई भी कार्रवाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नहीं हुई है। आपने 22 साल में बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। आपको पिछले 2 दशक में लगा कि राजनीति में कोई भी ईमानदार है या सारे ही भ्रष्ट है? मेरे मन में चारों के प्रति आदर है, और विशेषकर जो आज के दिन मुख्यमंत्री नहीं रहे उनका मैं पूरा आदर करता हूं। और मैं कोई भी बात जो मेरे व्यक्तिगत बात है, वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रति भी मेरा पूरा आदर है। वो मुझे जो आदेश देंगे, जो कानूनी होगा, उसका पूर्ण रूप से पालन होगा। लेकिन अगर मैं कभी ये नहीं मानता कि मुख्यमंत्री सरकार है, तो अगर कानून के तहत अगर आदेश नहीं है और अगर जनता के संग धोखा है तो उस पर मैं आवाज उठाता हूं। कोई व्यक्ति बुरा या कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। एक चीज बोलूं खेमका साहब, कभी कभी लगता है कि आप नेताओं जैसी बात करते हैं, तो आपको क्या राजनीति का शौक है? ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? आपको तो अरविंद केजरीवाल बैचमेट है, आपको आमंत्रण दे चुके हैं। नहीं, बैचमेट नहीं है, 1 वर्ष वो मुझसे कनिष्ठ है। और देखिए, मैं कोई भी पेशे को, कोई ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है। मैं अपने पेशे में, अफसरशाही में, नौकरशाही में बहुत खुश हूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल में, सताते हैं फिर भी आप खुश हैं, देखिए ऐसे कैसे हो सकता है? अब इतना दर्द सह लिया कि अब दर्द में भी आनंद आता है। तो अब ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा बन गया, मेरी रूह का भी एक हिस्सा बन गया है। लेकिन इसको अगर मैं छोड़कर आज भागूं तो मैं इसको अपने अंतरात्मा में मानूंगा कि ये पलायनवादिता है, और मैं मुश्किलों में भागना नहीं चाहता। पर यह भी तो हो सकता है कि सरकार आपको डिसमिस कर दे। कर देगी तो ये मेरी नियति है, ये ईश्वर की नियति है। मैं इसको मानूंगा कि यही मेरे किसी प्रारब्ध में ये लिखा था, या पूर्व जन्मों का ये पाप है, उसको मैं इसी जन्म में पूरा कर दे रहा हूं। तो अगर आप डिसमिस हो जाते हैं तो फिर आप आएंगे पॉलिटिक्स में? देखिए, नौकरी जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उस वक्त सोचूंगा। नहीं, पर आज मुझे नहीं, आज मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मेरी नौकरी जाती है तो मैं आपको इस चैनल में बताता हूं, मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। इस उम्र में मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये बड़ी ही खोखली बात है कि मैं राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं जिस पेशे में हूं मुझे उसमें पूरी संतुष्टि है। और मैं आपके चैनल्स के मार्फत से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं 60 वर्ष तक इस नौकरी में रहूंगा और रहना चाहता हूं। अगर सरकार आपको रहने दे तब? वो तो आप जानते हैं, वो बहाना खोज रहे हैं कि खेमका पे गाज कैसे गिरे, एक कोई बहाना मिल जाए, कोई आप सर्विस रूल वायलेट कर दें, गई आपकी नौकरी। देखिए, मैंने कहा ईश्वर सबसे बड़ा है। ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं होता। अगर नौकरी जाएगी तो सरकार सिर्फ माध्यम है, और उस जीवन को भी जीना सीखना होगा। लेकिन उस भय से मैं आज अपना कर्तव्य नहीं निभाऊं, मैं जनता के संग धोखा करूं, मैं इसमें आंख मीच लूं कबूतर के जैसे, ये मुझे गाहे नहीं है। ये बताइए कि क्या आपने कभी राजनीति के बारे में सोचा है? जैसे अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह की दिक्कत होती थी, वो रहते थे तंत्र में, बड़ा सफोकेटेड महसूस करते थे। उनको लगता था कि हमेशा चारों तरफ अफसर सौदेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन्होंने फिर आखिरकार राजनीति ज्वाइन कर ली। देखिए, अगर मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है तो मैं ये कार्य करूंगा ही नहीं। आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर मुझे ये लगेगा कि मैं दम घुट रहा है तो मैं ये कार्य क्यों करूंगा? आपको डर लगता है कभी कभी? डर लगता है, लेकिन मेरे जीवन में मैंने गांधी जी की आत्मजीवनी पढ़ी है। डर लगता है, लेकिन डर को विजय पाना ये मानवीय धर्म है, ये मानवीय मनोबल है। उस मनोबल से भय को
ओवरकम करता हूं। मैं आपके चैनल पर आज ये बात कर रहा हूं सीधी बात, तो ये मत सोचिए इसमें भी भय का काबू किया गया है, भय को काबू किया गया है कि मनोबल ऊंचा हो। मैं आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके किसी दोस्त ने या किसी अफसर ने आपको फोन किया और सीधे सीधे कहा खेमका जी काहे के लिए सोनिया गांधी के दामाद के पीछे पड़े हुए, छोड़ दीजिए, सौदा कर लीजिए, बैठ जाइए? ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है आपको बैठाने के लिए, क्योंकि एक तरीके से आप सिरदर्द बन गए हरियाणा सरकार। नहीं, मैं हरियाणा सरकार नहीं, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि सरदर्द हूं। नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को बचाना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। किसी व्यक्ति के लिए मैं सिरदर्द हूं जो सरकार में बैठा हो, लेकिन आपके हिसाब से अगर फर्ज कीजिए सोनिया गांधी को कार्रवाई करनी है या कुछ, तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन अगर मैं माननीय सोनिया गांधी जी की जगह होता तो मैं अपने दामाद को सीधी बात कहता कि ये जनता का धन है, आप ये 50 करोड़ जनता को लौटा दीजिए। देखिए, गलती हर कोई करते हैं, लेकिन गलती को सुधारना उससे ज्यादा बड़ी बात होती है। वो आदमी को महात्मा बना देती है जो ये कहता है कि नहीं, मुझसे भूल हो गई है, मैं भूल का पश्चाताप करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। पर सवाल तो आप पर भी उठता है, सवाल ये कि आपने अपनी 100 पन्नों की रिपोर्ट संसद सत्र के दौरान ही लीक की। रिपोर्ट तो आप बहुत महीनों से तैयार करके बैठे खेमका साहब, आप भी जानते थे कि अगर अब लीक होगी तो मॉनसून सत्र चल रहा है, सत्र में हंगामा होगा, सोनिया गांधी पर निशाना साधा जाएगा। मैंने कोई रिपोर्ट लीक नहीं की। देखिए, ये जो रिपोर्ट थी, सरकार ने मुझसे ऑफिशियली पूछा कि आप कमेंट दीजिए अशोक खेमका से। सरकार पद संज्ञा से कमेंट मांगती है, पद संज्ञा से जब टिप्पणी मांगती है तो वो दस्तावेज जो होता है दफ्तर में रिकॉर्ड कीपिंग होती है। अब चूंकि व्यक्तिगत नाम से ये रिकॉर्ड मांगा गया तो मेरे को व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना है। अब व्यक्तिगत रिकॉर्ड में कहीं पर कोई चोरी कर ले, कुछ कर ले, तो बड़ी सेफ कीपिंग के लिए मैंने उसको गूगल ड्राइव पर रखा। अब गूगल ड्राइव में अगर कोई गूगल सर्च से उसका पता कर ले और लिंक डाल दे और कोई कोई प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट उसको एक्सेस कर ले या उसको प्राप्त कर ले तो मैं क्या कर सकता हूं? और वैसे भी राहुल जी, कोई भी अगर मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन में वो दस्तावेज मांगता, मेरा धर्म था, मुझे देनी पड़ती। 189 पेज की रिपोर्ट थी, 189 गुणे 2 + 50। अगर कोई 400 रुपए मुझे देता और कहता कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन में आप मुझे अपनी रिपोर्ट की कॉपी दो, तो मुझे देनी पड़ती। 400 रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने के बाद मुझे वो रिपोर्ट देनी पड़ती। चलिए खेमका साहब, आपने वक्त निकाला, आप सीधी बात कार्यक्रम में आए, इतनी बेबाकी से आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नहीं रखी, ये मेरा जो किया वो कर्तव्य था। चलिए, आप कह रहे हैं आपने अपना कर्तव्य निभाया, अब देखना होगा कि सरकार की गाज आप पर गिरती है या नहीं, या फिर वो हिम्मत नहीं कर पाते आप पर कार्रवाई करने की। अशोक खेमका, सीधी बात में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राहुल। तो ये थी अशोक खेमका से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।